हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारालीगल स्टडी। यूनिट 9 हम करते हैं डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये जो 3 वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, इसी पे पूरा चैप्टर टिका हुआ है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है और रिप्रेजेंटेशन कौन होते हैं और अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम चलें इंट्रो पार्ट में, तो डेमोक्रेसी जो कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है। मीन्स सिंपल सी बात करें कि एंशियंट टाइम में यूरोप में ये थॉट इमर्ज्ड हुआ था। और तो इसका बैकग्राउंड जो है वो हमें ग्रीक टाइम में दिखाई देता है। ये कैसे अलग है और जितने भी टाइप के जो सेटअप हैं, जैसे अरिस्टोक्रेसी क्या होता है। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ द वाइस। इसका मतलब जो एक तरीके से इम्पोर्टेंट वर्ग होता है, पावरफुल वर्ग आप उसको कह सकते हो, कुछ मुट्ठी भर लोग, उनके हाथों में सत्ता होना अरिस्टोक्रेसी है। ओलिगैर्की का क्या मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स, वही सर्टेन कोई फैमिली हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से मीन्स जो पावरफुल ग्रुप है उसके हाथ में सत्ता होना, ओलिगैर्की। और मोनेर्की मतलब राजा का शासन। तो इस सिंपल सी बात करें कि जो डेमोक्रेसी है वो इन सब से बिल्कुल अलग है, और डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ द पीपल। फिर हम बात करें डेमोक्रेसी किस स्पिरिट पे काम करती है, तो डेमोक्रेसी का जो मेन स्पिरिट है वो है स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी एंड फॉर्टेनिटी। इसका मतलब ही है कि सभी लोग इक्वल होते हैं लोकतंत्र में, और फॉर्टेनिटी का मतलब कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग के साथ सभी लोग काम करते हैं। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें कि जो ये गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक सेटअप में, जो गवर्नमेंट होती है वो रिप्रेजेंटेटिव भी होती है और अकाउंटेबल भी होती है। रिप्रेजेंट इस फॉर्म में कि कॉमन पीपल जो हैं वो वोट करते हैं, और वोटिंग के थ्रू ही जो रिप्रेजेंटेटिव है वो फिर पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में पहुंचते हैं। और अकाउंटेबल इस सेंस में कि जब वो रूल बनाएंगे तो रूल जो है वो रिलेटेड टू द कॉमन पीपल। अदरवाइज़ क्या होगा, कुछ टाइम बाद अगले इलेक्शन में उनको हटा दिया जाएगा या फिर वो नहीं जीतेंगे, सिंपल सी बात है। तो अकाउंटेबल का मतलब ही है कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं दे जस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कॉमन पीपल। तो ये है गवर्नमेंट इज़ रिप्रेजेंटेटिव एंड अकाउंटेबल। यहाँ आप अकाउंटेबिलिटी का एक और भी मतलब आप कह सकते हो, थ्योरी के रूप में अगर हम समझें तो उसका मतलब ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल होना। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अभी रिसेंट में हमें बहुत वर्ड सुनाई देते हैं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ये कुछ वर्ड आपको ज़रूर सुनाई देते होंगे न्यूज़पेपर में। तो जितने भी वर्ड हैं, गुड गवर्नेंस, ठीक है, ई गवर्नेंस हुआ, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इसका मतलब ही है कि चीज़ें इतनी स्मूथ हों, चीज़ें इतनी ईजिली हों कि कॉमन पीपल को कोई प्रॉब्लम ना होए चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने में, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ वो बेनिफिशियल हो हर एक वर्ग के लिए। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, आप ज़रूर अपने आंसर में लिखें कि रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल है, गुड गवर्नेंस को प्रमोट करती है, ई गवर्नेंस भी उसको कह सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट होती है, अकाउंटेबल होती है फॉर बेटरमेंट ऑफ द कॉमन पीपल, एंड डाउन ट्रोडन जो पुअर पीपल हैं उनके लिए ये गवर्नमेंट जो है वो वर्क करती है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। फिर अगर हम चलें, दो टाइप की डेमोक्रेसी को हम मेंशन कर सकते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो बड़ी कंट्रियों में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो का जो कॉन्सेप्ट है वो छोटे लेवल पे तो ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो पहली बात तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट ग्रीक सिटी जो एथेंस एथेंस जो थी वहाँ पे ये इमर्ज्ड हुआ था। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि पीपल हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन द डिसीजन मेकिंग। सिंपल सी बात है, एक फैमिली है, एक फैमिली में 20 मेंबर हैं, और 20 फैमिली मेंबर जो हैं वो मिल के कोई डिसीज़न लेते हैं मेजोरिटी के साथ। मीन्स 11 लोग किसी अगर एक पक्ष पे आगे सहमत हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 20 के 20 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट अगर हम सेम इंडिया में अभी बात करेंगे, 140 करोड़ लोग हैं, तो क्या ये पॉसिबल है, तो आप कहेंगे नो। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है जो इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो फिर कानून बनाते हैं स्टेट असेंबली में बैठ के या फिर पार्लियामेंट में बना के, मीन्स बैठ के, तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा मतलब एक आ गया, दो टाइप की डेमोक्रेसी है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज के दिन इसकी रेलेवेंस ज़्यादा नहीं है, पहले टाइम पे ये होती थी। हाँ, पंचायत वगैरह में आप बोल सकते हो, जैसे आज भी आपने देखा होगा कि जो गांव में पंचायत जो होती है, एक सरपंच की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पंचों की बात कर रहा हूँ। जैसे पंचायत है तो उसमें कुछ मेंबर्स होंगे, या 18 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं वो ग्राम पंचायत जो है, एक अलग से एक सभा ले लो कि उसके मेंबर होंगे, तो फिर मिल के कोई डिसीजन लिया जाता है मेजोरिटी के साथ, तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही एग्जाम्पल है। बट बड़ी कंट्रियों में ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाता है।
नेक्स्ट है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। इसका मतलब ही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, सबसे पहले लोग पार्टिसिपेट करेंगे, अपने लीडर को चुनेंगे और उनके जो लीडर हैं वो फिर पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबलीज में पहुंचेंगे, वही है रिप्रेजेंटेशन। और रिप्रेजेंटेशन हर वर्ग का होगा, वुमेन का होगा, एससी एसटी और इवन हर एक जो रिलीजन है उसके जो पीपल हैं वो रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं। तो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में भी आप देखोगे तो आपको हर एक तबके के जो लोग हैं वो मिल जाएंगे। और ऑफ कोर्स उसमें वुमेन का रिजर्वेशन भी स्टेट असेंबली में या जो नीचे पंचायतों में भी आपको वुमेन का रिजर्वेशन दिखेगा। हालांकि पार्लियामेंट में 33% वुमेन रिजर्वेशन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ज़रूर दिखेगा कि वहाँ पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन भी है, एससी का भी है, एसटी का भी है और अदर माइनॉरिटीज़, इस तरीके से आपको चीज़ें दिखेंगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को हम बेटर वे में समझे तो उसको कह सकते हैं इट मीन्स द होल पीपल। इसका मतलब सभी लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला होता है कौन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी, उन्होंने कहा था द पीपल मस्ट पोजेस दिस अल्टीमेट पावर इन ऑल इट्स कंप्लीटनेस। इसका मतलब यहाँ पे जॉन स्टुअर्ट मिल साफ साफ ये बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो अच्छी है जहाँ पे सभी का योगदान है और सभी लोग कंप्लीटनेस दिखाई देती है। अगर कंप्लीटनेस दिखाई नहीं दे रही है ना, इसका मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है वो फिर सही नहीं है ना। तो ओवरऑल कंप्लीटनेस की वो बात करते हैं, तभी सही मायने में रिप्रेजेंटेशन होगा। क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेशन सिर्फ जर्नल है, मीन्स मेजोरिटी जो है, फॉर एग्जांपल मान लो मैं कहूँ जर्नल वर्ग, अब जर्नल का ही सिर्फ सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं अगर पार्लियामेंट में, तो सोच के देखो क्या ये कंप्लीटनेस को शो करता है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। So, according to John Stuart Mill, the people must possess their ultimate power in all its completeness. फिर 5 असेंशियल प्रिंसिपल अगर हम देखें रिप्रेजेंटेशन के, तो वो क्या हैं? सबसे पहले कि अल्टीमेट पावर लाई इन द हैंड ऑफ पीपल, कि जो लोगों के हाथ में ही पावर होती है वही अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चुनते हैं, है ना। तो सबसे मेन है कि पीपल, द अल्टीमेट पावर लाई विद द पीपल। दूसरा है द पॉपुलर पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द सेलेक्ट फ्यू ऑन बिहाफ ऑफ द मैनी। ऑफ कोर्स बहुत सारे लीडर खड़े होंगे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के, उनमें से जो मैक्सिमम वोट जीत पाएगा वो जीत जाएगा। तो जो पावर है, मीन्स हम यहाँ एसेंशियल जो फीचर से बात कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का जो सेकंड फीचर है वो है कि पावर जो है वो कुछ सेलेक्टेड फ्यू, कुछ लोगों के हाथों में आती है। फिर नेक्स्ट है कि जो ये लोग पहुंचेंगे वहाँ पे, जिनको डेप्यूटीज़ भी बोल सकते हैं और उन्हीं को रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये जो हैं ये लोगों के थ्रू चुन के जाते हैं विद प्रॉपर इलेक्शन, तो इलेक्शन उसमें एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हो गया। नेक्स्ट है जब वो पहुँच गए तो उनकी ड्यूटी बनती है क्या, कि वो कम्युनिटी के लिए काम करें, ये है फोर्थ प्रिंसिपल। और 5 है कि वो अल्टीमेट मास्टर्स होते हैं और उनकी जो जजमेंट होती है, कहने का मतलब अकाउंटेबिलिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कॉमन पीपल अगर उनसे जवाबदेही मांग रहे हैं, उनसे किसी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल हमारे पार्लियामेंट में भी आपने देखा होगा कि होम मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जवाब देना होगा क्योंकि आप अकाउंटेबल हो लोगों के प्रति, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर देखे हमने जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़ के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स या फीचर्स जो हैं वो क्या हैं। एडमंड जो बर्क हैं ये इंग्लिश फिलोसफर और पॉलिटिशियन हैं। इन्होंने 4 चीज़ों के बारे में बोला है। उन्होंने कहा है 4 चीज़ें हैं जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने का काम करती हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूएंसी ओपिनियन, इसका मतलब जो क्षेत्र, हर क्षेत्र में चुनाव होंगे तो लोगों का क्या ओपिनियन है, ये चीज़ मैटर करेगी। रैशनल जजमेंट, इसका मतलब कोई भी धोखाधड़ी ना हो उस इलेक्शन में, ठीक है, तो फ्री एंड फेयर रिजल्ट निकले। और थर्ड है कंसिडरेशन फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, कि जो पूरा जो आप वर्क करो या आप कोई कानून बनाओ तो नेशनल इंटरेस्ट में हो। और नेक्स्ट है पर्सनल कन्विक्शन और कॉन्साइंस, का मतलब भी क्या है, वो यहाँ पे स्पेशली बात कर रहे हैं पॉलिटिशियन को या रिप्रेजेंटेटिव के लिए। वो कह रहे हैं कि उनको खुद की चेतना, खुद के विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि गलत को सपोर्ट ना करें, है ना। तो एडमेंट जो है वो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं कि कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव है जो चुन के जाता है, तो वो एमपी हो सकता है पार्लियामेंट में और एमएलए हो सकता है स्टेट असेंबली में। तो एमपी और एमएलए उनके लिए वो 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताते हैं। वो कह रहे हैं कि ओपिनियन के थ्रू, प्रॉपर ओपिनियन आपका मीन्स लोगों का होना चाहिए आपको चुनने में, रैशनल जजमेंट हो, और आप जो भी एक्ट बनाएं वो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाएं, और आप अपना जो पर्सनल कन्विक्शन है उसको भी हमेशा बनाए रखें। ऐसा नहीं है कि आप अपने देश के साथ और जो जिन लोगों ने आपको चुना है उनके साथ आप खिलवाड़ करें।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन जब से सेटअप किए गए हैं तब से कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें हर जगह दिखाई देती हैं। कहने का मतलब चाहे वो अमेरिका का डेमोक्रेटिक सेटअप हो, चाहे इंग्लैंड का, चाहे फ्रांस का, चाहे जर्मनी का, चाहे जापान का, चाहे इंडिया का, कुछ चीज़ें वहाँ पे हर जगह जो कॉमन आपको दिखाई देंगी वो क्या है? पहली बात, इलेक्शन। इलेक्शन के थ्रू ही जो लीडर हैं वो रूल करते हैं। दूसरा आपको दिखाई देगा वहाँ पे डिस्कशन, क्रिटिसिज्म, मीन्स कि जो भी डिबेट, जितने भी मैंने अभी नाम लिए कंट्रियों के, वहाँ की हर एक पार्लियामेंट में आपको डिबेट, डिस्कशन, क्रिटिसिज्म जरूर दिखाई देगा। और थर्ड है प्रॉपर टाइम पे इलेक्शन जरूर होते हैं। ठीक है ना? तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट फीचर हैं ये हर किसी डेमोक्रेटिक सेटअप में, हर किसी कंट्री में आपको ये दिखाई देंगे जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेटिव जो सेटअप होता है, जो डेमोक्रेसी होती है, उसमें लॉ मेकिंग का काम भी होता है, ऑर्डिनेंस, ठीक है, और इसके अलावा बजट वगैरह पास होता है। ये कुछ की फंक्शंस होते हैं जो पार्लियामेंट या फिर हर एक जो असेंबलीज़ हैं वो करती हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए। ऑर्डिनेंस तब होता है जब स्टेट असेंबली या फिर पार्लियामेंट सेशन में ना हो। जैसे मान लो अभी रिसेंट में अभी मैं बात करूँ तो फिलहाल मान लो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ठीक है। तो पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होती और उस दौरान कोई ज़बरदस्त और कुछ ऐसा ज़रूरत पड़ जाए कि हमें कानून बनाना ही होगा, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू इशू द टू डिक्लेयर द ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस लागू हो जाएगा और उसके थ्रू वो कानून बन जाएगा। बट मीन्स एक तरीके से टेम्परेरी कानून। ऑर्डिनेंस इज़ द नेम ऑफ टेम्परेरी लॉ। फिर बाद में जब सेशन आएगा, जब पार्लियामेंट या असेंबली लगेगी, तो उसके बाद उसको आप फिर से परमानेंट करा सकते हैं। मीन्स आपको वहाँ पे पास कराना होगा, जो भी सिंपल मेजोरिटी या फिर स्पेशल मेजोरिटी के साथ। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो हमेशा उसका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला तो वही है कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का एक ही काम है, बेस्ट अवेलेबल नॉलेज। इसका मतलब जो बेस्ट हो, जो अच्छा हो, जो लोगों के लिए बिल्कुल सही हो, उसी आधार पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। नेक्स्ट है इट शो द रिप्रेजेंट द कलेक्टिव इन द सेंस। इसका मतलब क्या है कि जब डिसीजन मेकिंग की बात आए तो ऐसा ना हो कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ ऊपर जो पीपल हैं सिर्फ वही डिसीजन ले रहे हैं। नहीं, गवर्नमेंट जब कोई भी डिसीजन ले तो वो कलेक्टिव ले। कलेक्टिवली का मतलब ही है मिल के, मेजोरिटी के साथ वो डिसीजन लिया जाए। और इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको और क्या करना होगा? तो वो है कि जो इन अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है कभी भी तो उसको सोल्व किया जाए। ठीक है ना? तो ये सिंपल सी कुछ हमने सारी जो पॉइंट्स देखे ये किससे रिलेटेड थे? ये थे कि रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड। ठीक है ना? कि रिप्रेजेंटेशन होंगे जो पीपल, तो उनको क्या क्या करना होगा, किस तरीके से उनके सेटअप किए जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट उसी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब इसका क्या मतलब है? तो टू टाइप का रिप्रेजेंटेशन सिस्टम पूरी दुनिया में आप उसको बोल सकते हो, या मेनली टू टाइप का ही रिप्रेजेंटेशन होता है। एक होता है टेरिटोरियल, एक होता है फंक्शनल। इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं पहले समझते हैं टेरिटोरियल क्या होता है। टेरिटोरियल का मतलब होता है कोई ज्योग्राफी है, कोई पर्टिकुलर एरिया है, उसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसका मतलब क्षेत्र में बांट देना। तो वहाँ पे हर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोटर हैं वो अपने एरिया के लिए वोट करेंगे। बात क्लियर है? तो वहाँ पे बात सिंपल आ गई कि मान लो एक पहाड़ी पीपल है, तो वो पहाड़ी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं वो अपने वहाँ के जो इशू होंगे उसके लिए काम करेंगे। कॉमन सेंस है भाई, वो अपने वहाँ पे रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उनको चाहिए होगा। तो कहने का मतलब टेरिटोरियल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो पर्टिकुलर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड होता है, और वहाँ के जो वोटर होंगे उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, जब वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे ना, तो उनका एजम्पशन होगा खुद का अपना वहाँ का इंटरेस्ट। ये है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन में जैसे फॉर एग्जांपल अब कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड सरकार कह रही है कि हम ये चीज़ें लेके आएंगे, तो वो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जब सरकार घोषणा कर रही है चुनाव में, तो पूरे इंडिया में जितने भी फार्मर हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, वो सारे उस पॉलिसी को देख के वोट करेंगे। क्लियर है? सिंपल से मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेरिटोरियल में देखो, टेरिटोरियल में पहाड़ी लोग अपने इशू देखेंगे, राजस्थान के लोग अपना इशू देखेंगे, कोई अपना खेती एरिया में है वो अपना इशू देखेगा, क्योंकि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड है, वो आपके क्षेत्र से रिलेटेड है। तो ये होता है टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। और ये बहुत बेस्ट नहीं होता क्योंकि ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र तक ही इसमें सीमित हो जाती है दायरा। लेकिन फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन में मैंने बताया कि इसमें जो गवर्नमेंट क्या होता है, पॉलिसी डिसाइड करती है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है कि भाई हम ये घोषणा कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ होगी, कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड होंगी,
कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ बिजनेस से रिलेटेड, कुछ स्कूल से रिलेटेड। तो आप सोच के देखो, मान लो स्कूल से रिलेटेड कोई अगर स्कीम आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, या मान लो घोषणा कर रही है चुनाव में, अपने चुनाव का जो घोषणा पत्र होता है, तो उसमें सिंपल सी बात है, पूरी इंडिया में जो लोग हैं वो उस एजुकेशन पॉलिसी को देख के वोट करेंगे ना। तो ये है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। सो देखो यहाँ पे, सो पीपल शुड चूज रिप्रेजेंटेटिव टू डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोफेशनल एंड स्पेसिफिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो इसमें फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन में कहने का मतलब है कि लोगों की पॉलिसीज़ के आधार पे लोग चुनते हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधार पे। अब है थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है यहाँ पे। तो थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड वेरियस थ्योरी हैं, जैसे रिएक्शनरी थ्योरी, कंजर्वेटिव, लिबरल, रेडिकल। लेकिन इसमें अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन सी है, तो वो है लिबरल थ्योरी, ठीक है। तो अब थोड़ा बारी बारी देखते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन को लेके कौन कौन सी थ्योरी हैं। तो रिएक्शनरी थ्योरी को सबसे पहले हम देखते हैं। रिएक्शनरी थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी बेस्ड है सुपीरियर नॉलेज पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही है कि सुपीरियर नॉलेज इन द विजडम ऑफ द पॉलिटिशियन हु आर रिगार्डेड एज द बेस्ट कस्टोमीडियन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। नाम से समझ आ रहा है रिएक्शनरी थ्योरी। रिएक्शनरी थ्योरी का मतलब ये कहीं ना कहीं कि ये सुपीरियर नॉलेज को हमेशा प्रीफर करती है। ये थ्योरी कहती है कि जो सुपीरियर नॉलेज में हो, जो विजडम में हो, मीन्स कोई पॉलिटिशियन जिसके पास अथाह नॉलेज हो, विजडम हो, ठीक है, और वो बेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर सकता हो, ठीक है, वो है रिएक्शनरी थ्योरी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको जो रिएक्शनरी थ्योरी को सपोर्ट करने वाले कौन है, थॉमस होब और हैमिल्टन, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो पहले ये देख लेते हैं। यहाँ याद रखना, नट शेल का मतलब ही होता है ब्रीफ स्टेटमेंट। ये ऊपर जितनी भी थ्योरी है उसका ब्रीफ स्टेटमेंट यहाँ दे रखा है। तो यहाँ पे जो रेडिकल थ्योरी की जो मैंने बात की, उसमें देखो क्या है कि रेडिकल थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन रेलीगेट्स रिप्रेजेंटेशन टू द मार्जिनल इंपॉर्टेंस। इसका मतलब बिल्कुल कुछ लोगों को इंपॉर्टेंस देने की वो बात करते हैं। भाई ये सोच के देखो, विजडम और सुपीरियर नॉलेज, मतलब ये तो कंडीशन ही थोड़ी सी काफ़ी हाई होगी ना। कोई भी इंसान है वो धीरे धीरे जब सत्ता में आता है तो सीखता है चीज़ें, और हारता है तो उसके बाद वो फिर सीखता है, इस तरीके से चीज़ें बढ़ती हैं। तो हम स्टार्टिंग में ही कंडीशन अड़ा देंगे कि बिल्कुल सुपीरियर नॉलेज और विजडम वाला इंसान ही सत्ता में आए, वही रिप्रेजेंटेटिव बने, तो ये सही चीज़ नहीं है। तो इसलिए इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है। दूसरी थ्योरी है कंजर्वेटिव थ्योरी। नाम से ही समझ आ रहा है, कंजर्वेटिव का मतलब होता है ओल्ड। इसका मतलब क्या है कि ये कह रहे हैं कि इट अलाउ पीपल टू चूज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द एलाइट ग्रुप। इसका मतलब जो एलाइट ग्रुप है ना, जो मुट्ठी भर लोग, जो पावरफुल हैं, जो ऑलरेडी सत्ता में हैं, जो पावर में हैं, तो ये थ्योरी कहती है कि उन लोगों को रूल करना चाहिए। तो साफ है इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो यहाँ पे वही है, देखो, द कंजर्वेटिव थ्योरी इरोड्स का मतलब होता है डिस्ट्रॉय द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, कॉमन पीपल चुनते हैं अपने में से। लेकिन यहाँ ये कंजर्वेटिव थ्योरी कह रही है कि नहीं, जो इलाइट वर्ग है उनमें से लोग चुन के जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये थ्योरी भी गलत है, और इस थ्योरी को सपोर्ट किया था एडमंड बर्क एंड जेम्स मेडिसन ने। फिर है लिबरल थ्योरी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जॉन लॉक और थॉमस जेफरसन ने इसको कहा कि ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के लिए लिबरल थ्योरी जो है वो सबसे बेस्ट है। इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही है कि मासिस में से, मीन्स अपने में से लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव एजेंट के रूप में जाके पॉलिसी मेकिंग में काम करे। सो दिस इज़ द बेस्ट थ्योरी। लिबरल थ्योरी जो है, आप जब आप लिखेंगे तो उसमें आपको मेंशन करना है। रेडिकल थ्योरी क्या कहती है, रेडिकल थ्योरी जो है उसको रूसो और न्यू लेफ्ट, उन्होंने बोला था क्या, हु होल्ड द विजडम ऑफ द पीपल इन द हाईएस्ट स्टीम। ठीक है, इसका मतलब जो हाईएस्ट बिल्कुल पोजीशन पे हो, जिसकी हाईएस्ट रिस्पेक्ट हो, वो पर्सन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बने। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये भी एक्सट्रीमली लेवल पे जाके ये बात करते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे आप याद रखना कि रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लोगों के द्वारा चुना जाना, तो वही रिप्रेजेंटेशन है। तो उसको लेके अलग अलग थ्योरी हैं। रिएक्शनरी थ्योरी कह रहे हैं कि जो हाईली नॉलेज और विजडम वाला जो पर्सन हो, ठीक है, पॉलिटिशियन हो, वो चुना जाए, है ना। दूसरा कंजर्वेटिव कह रहे हैं कि नहीं, जो बिल्कुल एलाइट वर्ग है उसमें से चुने जाएं। तो ये सब थ्योरी जो हैं वो सही नहीं है। सबसे बेस्ट थ्योरी है लिबरल थ्योरी। इस बात को आप ध्यान रखें यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा इलेक्शन सिस्टम इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। की इलेक्शन जो होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो हर एक डेमोक्रेसी में हमें दिखाई देते हैं
क्या? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, रेगुलर टाइम पे होंगे, लोगों को वोटिंग अधिकार मिलेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एसोसिएशन का अधिकार होगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, पॉलिटिकल पार्टियां आप कोई भी फॉर्म कर सकते हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप चूज़ कर सकते हो, आप अपना इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ा कर सकते हो, अनबाइज्ड होंगी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे जो हर एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में होंगे ही होंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेन बात वो बोल रहा था, वो कह रहा था कि जो इलेक्शन सिस्टम, तो इलेक्शन सिस्टम सेम नहीं होता है, ध्यान रखना, अलग अलग होता है इलेक्शन सिस्टम। जैसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात करें कि सीक्रेट बैलेट क्या होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो पर्सन होता है ना, वोटर, वो क्या है, इज़ रिक्वायर्ड टू इंडिकेट हिज और हर चॉइस। तो वो अपनी चॉइस को इंडिकेट करता है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे क्या होता है, अगर इसमें हम बात करें कि आपने आपने ये वॉइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन देखा होगा, तो वो सीक्रेट बैलेट पे या प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो भी इसी फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये जस्ट एक इलेक्शन के अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे जो पर्टिकुलर हम सिस्टम की बात करें तो एक है प्लूरलिस्टिक सिस्टम। प्लूरलिस्टिक सिस्टम कहाँ है, पहले ये देख लीजिए। ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन मीन्स ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे, अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इंडियन हाउस ऑफ पीपल, लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्लूरलिस्टिक सिस्टम का ही दूसरा नाम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब 4 कैंडिडेट किसी एरिया में खड़े हुए हैं, तो जो 50 प्लस स्कोर कर जाएगा, मोर देन 50% जो स्कोर कर जाएगा, इसका मतलब वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो जाएगी, वो जीत जाएगा। यहाँ पे नहीं, सिंपल एक और बात समझ लो, ये पॉइंट थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर दूं, हल्का सा मैं यहाँ पे रोंग था। देखो आप ध्यान रखना, 50+1 की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब, जैसे मैंने कहा 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो 4 कैंडिडेट में मान लो एक पर्सन को मिले 40% वोट, दूसरे को मिले 30%, तीसरे को 20%, ठीक है। तो 40 और 30 70 और 20 90, और एक को मिले 10%। फिर से बोल रहा हूँ, 4 कैंडिडेट 4 पार्टियों के खड़े थे, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और कोई कम्युनिस्ट पार्टी के। तो 4 कैंडिडेट अलग अलग पार्टी के हुए, एक पार्टी को मिला 40%, एक को 30%, एक को 20, एक को 10। तो यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसका मतलब जो हाईएस्ट वोट ले रहा है, तो 40% वाला है ना, वही जीत जाएगा। तो इसका मतलब मेजोरिटी 50+1 आपको वोट करने की जरूरत नहीं है, जो उन 4 में से सबसे ज़्यादा होगा, जो जिसको वोट मिलेंगे। तो यहाँ पे है ना, एनी कैंडिडेट ऑब्टेनिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द वोट विल बी डिक्लेयर, वो जीत जाएगा, ठीक है। ये है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब आता है मेजिटोरियन सिस्टम क्या है। तो मेजोरिटेरियन जो सिस्टम है, इसमें 2 मेथड होते हैं, एक होता है अल्टरनेटिव वोट, एक होता है सेकंड बैलेट सिस्टम। ये वैसे यहाँ पे इतना नहीं है यूज़फुल, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मेजोरिटेरियन सिस्टम में होता क्या है। इसका मतलब होता है, अल्टरनेटिव वोट का मतलब क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम ए वोटर इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट हिज ऑर्डर ऑफ द प्रीफरेंस। इसका मतलब आप जब वोट डालेंगे, मान लो इस पर्टिकुलर सिस्टम के तहत, तो आप अपनी प्रीफरेंस लिखेंगे कि भाई पहले मैं इस पर्सन को चाहता हूँ, अगर ये ना जीते तो मैं सेकंड इस बी पर्सन को चाहता हूँ, अगर ये भी ना जीते तो थर्ड पर्सन को चाहता हूँ। इस तरीके से आप प्रीफरेंस जो है वो डिसाइड करते हैं, ये है अल्टरनेटिव वोट। और सेकंड बैलेट सिस्टम का क्या मतलब होता है, अंडर दिस सिस्टम ए वोटर इज रिक्वायर्ड टू वोट फॉर द वन कैंडिडेट ओनली, ठीक है। कि इफ नो कैंडिडेट इज एबल टू ऑब्टेन एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सेकंड बैलेट इज हेल्ड टू डिसाइड द विनर। देखो साफ है, जो ऊपर हमने बैलेट सिस्टम देखा था उसमें है कि आप अपने कैंडिडेट का नाम डाल रहे हो, लेकिन मान लो वो कैंडिडेट ना जीते, तो ये जहाँ पे भी बैलेट सिस्टम होता है तो वहाँ पे आप सेकंड बैलेट का भी प्रावधान है। इसका मतलब नो डाउट आपका जो मेन क्राइटेरिया है वो है फर्स्ट कैंडिडेट को ही जिताना, लेकिन अगर वो किसी कारण से कोई भी कैंडिडेट मेजोरिटी में, यहाँ मेजोरिटी का मतलब भी है 50+1, तो वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी अगर किसी कैंडिडेट को नहीं मिलती है, तो फिर सेकंड बैलेट जो है वो डिसाइड करेगा कि किसको अब हम जिताएंगे। और ये जो सेकंड बैलेट सिस्टम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट का आपको नाम डालना होता है। अगर आपको नहीं समझ आया, ये एक और एग्जांपल से देता हूँ। मैंने कहा कि 4 कैंडिडेट थे, उसमें फॉर एग्जांपल 50+1 किसी को नहीं मिला, तो अब दोबारा जब सेकंड बैलेट पेपर जब पे होगा ना चुनाव, तो उसमें सिर्फ एक कैंडिडेट का नाम डालना है उन 4 में से, ठीक है ना। तो अब कोई प्रीफरेंस आपको नहीं देनी है, क्योंकि यहाँ हम अल्टरनेटिव वोट में देखें तो यहाँ प्रीफरेंस है कि ये नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, ऐसा होगा इसमें। लेकिन सेकंड बैलेट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक नाम आप देंगे। तो ये यहाँ पे आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ये है मेजोरिटेरियन सिस्टम। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है। ये होता है लिस्ट सिस्टम। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो अपनी अलग अलग लिस्ट जारी करती हैं। तो ये जो सिस्टम है ये इसराइल वगैरह में और इसके अलावा जर्मनी, फिनलैंड, वहाँ पे लागू होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप कहीं ना कहीं कैंडिडेट जो है उसकी बजाय पार्टी को वोट करते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल से हम बात करें तो अंडर दिस सिस्टम द बैलेट कंटेन सेपरेट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड द वोटर मेक वन लिस्ट ऑफ हिज और हर चॉइस। इसका मतलब वेरियस मेथड ऑफ कैलकुलेशन। यहाँ याद रखना, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ये, इतना दिखने में ईजी नहीं है, लेकिन अभी आपको इतना रटना नहीं है, आपको बस इतना समझना है लिस्ट सिस्टम में कि आपको एक पूरी लिस्ट दे दी जाएगी। मतलब कांग्रेस जैसे मान लो इसराइल में, मैं एक एग्जांपल समझ लूँ, 2 पार्टियां हैं या 3 पार्टी हैं, वो ए पार्टी पूरी अपनी लिस्ट दे रही है कैंडिडेट की, बी पार्टी पूरी आपको लिस्ट दे रही है, सी पार्टी पूरी आपको लिस्ट दे रही है। तो उस लिस्ट में आपको मार्क करना है अपनी चॉइस के आधार पे, ये है लिस्ट सिस्टम। तो इंडिया में ये नहीं होता है, याद रखना, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है। और इसमें क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, इसमें मेजोरिटी में कोई भी गवर्नमेंट जीत ही नहीं पाती और फिर वो बार बार चुनाव होते रहते हैं। इसराइल में यही हाल हो रहा है। पिछले अगर 1-1.5 साल में हम देखें तो इसराइल में कम से कम 8-9 बार चुनाव हो चुके हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें मेजोरिटी लाना बड़ा मुश्किल काम है लिस्ट सिस्टम में। क्योंकि इसमें एक और भी दिक्कत है, जैसे हमने यहाँ पे जो देखा था इंडिया का, याद करो कि 40% वाला भी जीत गया, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और फिर बचे जो हमारे किसी को 30%, 20%, जो 10% जो थे वो एक तरीके से हार गए, अब उनका बात खत्म हुई। लेकिन यहाँ क्या है ना, यहाँ दिक्कत ये है कि वो 30% वाला भी अपने शेयर कुछ परसेंट में वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, 20% वाले के भी कुछ वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, 10% वाले के भी। आप सोच के देखो, मेजोरिटी तो किसी की आई नहीं फिर, तो कानून जब बनेगा तो वहाँ पे तो दिक्कत आनी है ना। तो ये है लिस्ट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है, ये याद रखना, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना उसमें ये चीज़ यूज़ होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सेम आप अपनी प्रेफरेंस जारी करते हैं। प्रेफरेंस का मतलब आप मेंशन करेंगे कि ये फर्स्ट प्रेफरेंस पे है मेरा, ये सेकंड प्रेफरेंस पे है, ये थर्ड प्रेफरेंस पे है। तो यहाँ देखो, एक कैंडिडेट हु ऑब्टेन द फर्स्ट प्रेफरेंस वो डिक्लेयर हो जाएगा। मीन्स हमने मान लो हम टोटल 1000 लोग हम वोटिंग कर रहे हैं, तो 1000 लोगों की देखा जाएगा कि पहली प्रेफरेंस जो है वो किस पर्सन को मिली है। जो भी पर्सन फर्स्ट प्रेफरेंस जिसको सबसे ज़्यादा मिली है वो जीत जाएगा। तो ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये इरिस में और माल्टा, ये कुछ देश हैं वहाँ पे होता है। और यहाँ पे मैंने बात की कि जो प्रेसिडेंट के जो चुनाव होते हैं उसमें ये यूज़ होते हैं। तो वे ये वेरियस टाइप के हमने देखे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, और मेजोरिटेरियन सिस्टम में क्या होता है, प्लूरलिटी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। और कुछ बेसिक चीज़ें जो होंगी ही होंगी हर जगह वो हमने देखी। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था ये था इलेक्शन सिस्टम से रिलेटेड। नेक्स्ट जो है हमारा वो है अकाउंटेबिलिटी। तो ये पूरा जो टॉपिक है ये अकाउंटेबिलिटी पे फोकस है कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। सिंपल सा मतलब मैं आपको बता दूं तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब ही होता है गुड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कॉमन पीपल के लिए काम करना। सबसे मेन चीज़ कि अगर मान लो कॉमन पीपल हैं वो आपके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको पूरा ये मतलब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अकाउंटेबल हैं कि लोगों को वो जवाब देंगे, उनका जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो अकाउंटेबल जो गवर्नमेंट्स होती है वो हमेशा पब्लिक ओपिनियन का ध्यान रखती है, और इसके अलावा उनको सेल्फ रियलाइजेशन, जो मैंने बात की, पॉलिटिकल इक्वेलिटी, सिटीजन पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा जो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है वो लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस होकर काम करती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने लोगों की जो मांगे हैं उनको फुलफ़िल नहीं किया, लोगों की बातें नहीं सुनी, उनकी अगर आवाज़ को, उनकी मांगों को अगर दबाया गया, तो कहीं ना कहीं बाद में सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। तो अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी लोकतंत्र में। अब है यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ डिफरेंट मीनिंग अकाउंटेबल के, तो पहली बात रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबल हमेशा एसोसिएट होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। इसका मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से करें और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये भी होता है कि आप हर चीज़ के, चाहे वो सोशल हो, फाइनेंशियल हो, एथिकल हो, और हर चीज़ को आप साथ लेके चलेंगे और अपनी जो ड्यूटी है उसको अच्छे से निभाएंगे। तीसरी जो चीज़ है उसका क्या मतलब है कि आप अपनी कॉन्सिस्टेंसी, जहाँ से आप चुन के आए हैं, आप उस पर्टिकुलर क्षेत्र के विकास के लिए भी काम करेंगे। तो ये भी आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी। अदरवाइज फिर से वही चीज़ मैंने बताई, अदरवाइज आप तो समझो फिर गए, अगली बार आपको लोग वोट नहीं देंगे, है ना।
इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट हम बात करें अकाउंटेबिलिटी में, तो वो क्या है कि वर्क अफेक्टिवली, अच्छे से काम करना। इसके अलावा जो आपने कसम ली है, जो आपने एक ओथ का मतलब ही है ना, आपने कसम जो खाई है संविधान की, उसके दायरे में रह के आप काम करेंगे और कोई भी आप ऐसा काम नहीं करेंगे जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो ये भी अकाउंटेबिलिटी का एक मतलब है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी कैसे अचीव कर सकती है, तो उसके लिए सबसे पहला तो वही है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के। दूसरा, जो भी पॉलिसी, जो भी उन्होंने घोषणा पत्र में जो चीज़ें डिक्लेयर की हैं उन सब को मैक्सिमम लेवल पे फुलफिल करके। इसके अलावा लोगों को प्रॉपर रूल रेगुलेशन और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करे लोगों के लिए। और जुडिशरी जो है या एग्जीक्यूटिव, हमें पता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव या फिर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, 3 ब्रांच हैं। तो इन सब के बीच डिवीज़न ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है। तो यहाँ पे यही है कि जो अकाउंटेबल, हम गवर्नमेंट की बात करते हैं कि कैसे गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी को अचीव कर सकती है, तो वो यही है कि वो अपने दायरे में रह के काम करे, ना कि दूसरे इंस्टीट्यूट के दायरे में जाके टांग अड़ाए। सेम है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हम बात करें, जो नीचे जो ऑफिसर हैं, मान लो सरकार जो है उसकी जवाबदेही बनती है कि ग्राउंड लेवल तक वो पॉलिसी और जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, स्कीम है, वो पहुंच रही हैं नहीं पहुंच रही, तो उसका भी पूरा ध्यान रखे। और लास्ट है कि इलेक्ट्रोल अकाउंटेबिलिटी का मतलब ही है कि वो अपनी जो चीज़ें हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, क्लैरिटी रखे अपने एक्ट में, अपने रूल्स में और अपनी कही बातों में। तो ये सब तरीके से जो गवर्नमेंट है वो अपनी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स या फिर अचीव कर सकती है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था। इसके अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट क्रीम नोट्स चाहिए 2 से 3 पेज में एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप मुझे मेल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओनली 10 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।